अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ इसहाक एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2011। इसहाक कंपनी के प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया है। ये अकाउंटिंग टाइटल्स हैं, ये डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है एंड यहाँ पे इनका टोटल भी किया हुआ है एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिनकी एडजस्टमेंट है 1 2 3 4 5 4 5 हमें सिर्फ 5 जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई हैं। अब हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायर्ड प्रीपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज एंड ओपनिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज है। चेंजेस क्या है, बस ओपनिंग एंट्रीज है। एक नई बात हमारे लिए यहाँ पे क्या है, ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज हमें दी गई हैं। आए देखते हैं ओपनिंग एंट्रीज किस तरीके से होती है। तो पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे, फिर क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे एंड देन ओपनिंग एंट्रीज पर आएंगे। तो सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजस्टमेंट डेटा, जो कि ये वाला डेटा, ठीक है, ये वाला डेटा फॉर एडजस्टमेंट। इसको सप्लीमेंट्री डेटा भी कहा जाता है, एडिशनल डेटा भी कहा जाता है। एडजस्टिंग एंट्रीज की आपने यहाँ पे हेडिंग डाली, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमारी एडजस्टिंग एंट्री जो थी वो थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 31 दिसंबर 2011 की, जो कि एंडेड कहलाएगी 60,000 की। हमने यहाँ पे 60,000 से एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर दी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 60,000 टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोज, ठीक है। ये क्लोजिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो हमने रिकॉर्ड कर दी। सेकेंड है अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स वाज इंक्रीज बाय 12,950 रुपीज़। अच्छा देखिए, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट वाज इंक्रीज बाय मतलब क्या होता है कि इस साल जो है एक कस्टमर अलाउंस फॉर, देखें बैड डेब्ट, हम बैड डेब्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हमें अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स की तरह दिया हुआ है। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स अगर ये है, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स जो जमा होता रहता है, मतलब हर साल जो है एक ना एक कस्टमर जो भागता रहता है और उसके पैसे जो हैं वो जमा होते रहते हैं। तो जो कस्टमर फरार हो जाते हैं और उनको उनके पैसों को जो हम टोटल करते रहते हैं उसको कहा जाता है अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स वॉज इंक्रीज बाय 12,950 रुपीज़। इट्स मीन कि अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का अकाउंट जो है वो 12,950 से जो है वो इंक्रीज हो गया है। इट्स मीन इस साल भी कोई एक जो है कस्टमर फरार हो गया और उससे हमें पैसे लेने थे 12,950 जो कि नहीं मिलने। तो इसकी एंट्री फिक्स होगी। बैड डेब्ट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स क्रेडिट 12,950 रुपीज़, 12,950 रुपीज़ टू एडजस्ट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। थर्ड एंट्री हमारी है इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू एक्सटेंड 1,500। एक्सटेंड का मतलब इस हद तक, मतलब इंश्योरेंस इस प्रीपेड है 1,500 की हद तक। सो हम देखते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था। भाई प्रीपेड इंश्योरेंस था 6,000 का, अब वो बोल रहे हैं कि 1,500 तक जो है वो अभी भी प्रीपेड ही है, ठीक है। 1,500 तक वो अभी भी प्रीपेड है। तो 6,000 का था, अब बस 1,500 बचा, तो बाकी का जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो एक्सपेंस में चेंज हो गया। सो यहाँ पर एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, सिंपल होती है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट एंड वैल्यूज माइनस होंगी कि 6,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस था, अब 1,500 का बचा है। सो रिमेनिंग अमाउंट थी 4,500 की, जो कि हमने यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस के साथ रिकॉर्ड कर दी टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यूज माइनस करेंगे कि 6,000 का हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था, अब वो 1,500 का रह गया, तो बाकी के जो 4,500 हैं वो एक्सपेंस में चेंज हो गए। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड कर दी 4,500 से। फोर्थ एडजस्टिंग एंट्री हमारी अर्न एंड कमीशन की है। जो भी अकाउंट हम यहाँ पे देखेंगे उस जैसा अकाउंट हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में सर्च करेंगे कि भाई ऐसा अकाउंट वहाँ तो कहीं नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अर्न एंड कमीशन दिया हुआ है 3,500 का, 3,500 का जो है वो यहाँ अर्न एंड कमीशन है। अब वो कह रहे हैं कि अर्न एंड कमीशन से 1,000 का, तो बाकी के जो 2,500 हैं, जो 2,500 है, वो क्या हो गए, इनकम में चेंज हो गए। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी इनकम की। इनकम की एंट्री ये होती है कि अर्न एंड कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, 3,500 का अर्न एंड कमीशन था जो कि 1,000 का रह गया, दोनों अमाउंट को हमने माइनस किया, हमारी कमीशन इनकम हो गई 2,500 की टू एडजस्ट अर्न एंड कमीशन। अब देखिए 5 एंट्री जो है वो ये है कि गुड्स कॉस्टिंग 1,000 was taken by Mr. Ishaq for private use was were overlooked। देखिए ये इसका मतलब ये है
कि कोई ड्राइंग थी, मतलब इन्होंने जो है वो 1000 रुपये जो है वो विड्रॉ वगैरह की थी गुड्स कॉस्टिंग के। यहाँ पे कैश वगैरह की कोई बात नहीं, गुड्स कॉस्टिंग बस बताया हुआ है कि भाई 1000 की जो है परचेजेस की थी, किसके लिए? प्राइवेट यूज़ के लिए, मतलब अपने घर के लिए कोई चीज़ वगैरह इन्होंने खरीदी थी जो कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दी गई। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो भी अकाउंट्स दिए हुए हैं, जो भी अमाउंट्स दिए हुए हैं, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो फिर हम देखेंगे यार यहाँ पे भी तो ड्राइंग थी 12,000 की, तो 12,000 की ड्राइंग तो इनके सामने थी। 1000 की ड्राइंग जो थी वो इनसे मिस हो गई थी, जो कि हमें डेटा फॉर एडजस्टिंग में दी गई है। अब इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। एडजस्टिंग इसकी ये होगी कि डेबिट साइड पे हम ड्राइंग, जब भी हम ड्राइंग को रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट साइड पे हम ड्राइंग लिखते हैं, एंड क्रेडिट साइड पे जो चीज़ भी विड्रॉ होती है हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पर कैश वगैरह की कोई बात नहीं की हुई, गुड्स कॉस्टिंग दी हुई है 1000। इट्स मीन यहाँ पे परचेजेस लिखी जाएगी, मतलब कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, कोई चीज़ खरीदी लेकिन कैश वगैरह का जिक्र नहीं है, इसलिए हमने क्या करा, परचेजेस लिख दिया। क्योंकि गुड्स या मर्चेंडाइज कहीं भी नाम आता है उसकी जगह हम परचेजेस का नाम यूज़ करते हैं। अगर सेल्स की सूरत में जो है वो मर्चेंडाइज एंड गुड्स आ रहा है तो वहाँ पे सेल्स यूज़ होगा। अगर परचेजेस की सूरत हाल में जो है वो मर्चेंडाइज एंड गुड्स का नाम वाला तो वहाँ परचेजेस होगा। कभी भी मर्चेंडाइज एंड गुड्स का नाम हम एंट्रीज में यूज़ नहीं करते हैं जो खरीदी और बेची जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने परचेजेस लिखे 1000 जो है वो ड्राइंग रिकॉर्ड कर दी टू एडजस्ट ड्राइंग कि 1000 की जो ड्राइंग थी वो जो है वो लिखना भूल गए थे, अब हमने उसको एडजस्ट कर दिया। अब हम इसी क्लोजिंग एंट्रीज पर आते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज बहुत ही ईजी होती है। क्लोजिंग एंट्रीज की आपने हेडिंग डाली, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। नंबर 1 एक्सपेंस है, रेवेन्यू समरी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हम जो है वो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से देखते हुए चलेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले जो वो परचेज वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी ओपनिंग 42,000 की, मर्चेंडाइज ओपनिंग 42,000। मर्चेंडाइज के बाद जो एक्सपेंस था हमारा वो यहाँ पर था सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट था 3000, सेल्स डिस्काउंट 3000। सेल्स डिस्काउंट के बाद था परचेजेस 1,20,000, परचेजेस 1,20,000। अब आप कहेंगे कि भाई हमने ये 1,19,000 क्यों रखे, हमें तो 1,20,000 रखने चाहिए थे। अब देखें 1,20,000 की जो थी वो परचेजेस की थी, लेकिन 1000 की जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ से विड्रॉ हो गई है, ठीक है। उन्होंने टोटल इस साल जो परचेजेस की थी वो 1,20 की थी, लेकिन उसमें से 1000 की जो परचेजेस है वो अपने घर ले गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि प्राइवेट यूज़ के लिए मिस्टर इसहाक ने जो लिया है वो गुड्स लिए हैं जो कि 1000 की। तो यहाँ पर जब हमने एंट्री बनाई तो परचेजेस क्रेडिट साइड पे लिखा 1000 से, इसलिए हम वो 1000 यहाँ से माइनस कर लेंगे कि टोटल परचेजेस 1,20,000 की थी, ठीक है। 1000 की जो है वो विड्रॉ हो गई है बिजनेस से, वो अपने घर ले गए हैं। तो अब जो बिजनेस में परचेजेस बची हैं वो बची हैं 1,19,000 की। 1,20,000 में से 1000 हम माइनस कर देंगे, 1,19,000 हमारी परचेजेस आएंगी जो इस साल हैं, ठीक है, जो हम अगले साल यहाँ पे वो तमाम अकाउंट्स जो हम रख रहे हैं उन तमाम अकाउंट्स के जो अमाउंट रख रहे हैं वो ये है कि हम अगले साल लेके जा रहे हैं। तो अगले साल जो हम परचेजेस लेके जा रहे हैं वो 1,19,000 के लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एक्सपेंस था वो गैरेज इन था 8,000 का, हमने यहाँ पे गैरेज इन लिखे 8,000 डेबिट साइड पे लिख लिया। गैरेज इन के बाद है यूटिलिटी एक्सपेंस 25,000 का, इसका कोई अकाउंट नहीं था। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमने क्या करा, यूटिलिटी एक्सपेंस लिया 25,000 के एज इट इज़ उठा के यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 34,000 का था, इसका कोई अकाउंट नहीं था यहाँ पे, ये भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 34,000 से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। एडवर्टाइजिंग के बाद सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस 40,000 का था। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई इसका अकाउंट तो नहीं है, सेम अकाउंट सैलरीज एक्सपेंस का भी यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है। हमने यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस दी 40,000 की डायरेक्ट प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से उठा के यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। सही है, देखिए सैलरीज एक्सपेंस 40,000 का था, हमने एज इट इज़ वही 40,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी सैलरीज एक्सपेंस के नाम से। अब सैलरीज एक्सपेंस की बात है, सैलरी एक्सपेंस हो गया। रेंट एक्सपेंस 45,000 का, यहाँ पे उसका कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए हमने रेंट एक्सपेंस भी उठा के ऐसी का ऐसी 45,000 का हमने जो है वो क्लोजिंग एंट्री में यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब देखा जाए तो हमारे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के जो एक्सपेंसेस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम एडजस्टमेंट डेटा पर आ जाते हैं। एडजस्टमेंट डेटा में सबसे पहला जो एक्सपेंस था वो था बैड डेट एक्सपेंस जो कि 12,950 रुपीज़ का था। सो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी बैड डेट एक्सपेंस 12,950 रुपीज़। इसके बाद हमारा ये इंश्योरेंस भी था। अब देखिए यहाँ पे प्रीपेड कितना था 1,500 का और यहाँ पे जो था 6,000 का।
तो रिमेनिंग अमाउंट कौन सी होगी, वो एक्सपेंस में। मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस 6000 का था, अब जो है वो 1500 का रह गया। तो बाकी के जो कितने थे भाई, बाकी के जो 4500 थे वो एक्सपेंस में चेंज हो गए। इट्स मीन कि वो एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से हमने 4500 यहाँ पे शो कर दी। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं कि भाई जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो कितना था, 6000 का, 6000 का था, ठीक है ना भाई। हमने माइनस कर दी 1500, 6000 का जो था वो प्रीपेड था, अब 1500 का रह गया। तो बाकी की अमाउंट जो है वो गायब, ख़त्म नहीं हो जाती। अगर प्रीपेड की कोई अमाउंट ज़्यादा है और वो नीचे जाके जो है वो एडजस्टमेंट में जाके कम हो रही है, इट्स मीन कि वो एक्सपेंस में चेंज हो गई है। और इसी तरीके से जो है वो अर्नड जो है ऊपर हमें दिया हुआ है ज़्यादा और नीचे जाके अर्नड जो है वो कम हो रहा है, तो इट्स मीन कि वो इनकम में चेंज हो गई, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 4500 से इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। एक्सपेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए क्योंकि हमने जो है वो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से भी ले लिया एंड एडजस्टमेंट डेटा जो दिया गया था उससे भी हमने सारे एक्सपेंसेस पिक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल तमाम एक्सपेंसेस को टोटल किया। टोटल एक्सपेंसेस है 3,33,450 रुपीज़, ठीक है। 3,33,450 रुपीज़ के एक्सपेंसेस है जो कि हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंसेस रेवेन्यू समरी से। और यहाँ पर नरेशन बना दी टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है, इनकम क्लोज की। जितनी भी इनकम है वो सब डेबिट साइड पर आएंगी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनकम हमारी स्टार्ट हो रही है सेल्स रेवेन्यू से, जो कि 2,62,000 की थी, सेल्स 2,62,000। इसके बाद हमारी इनकम जो है वो इस साइड पे तो नहीं है। अब हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट माने। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 60,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 60,000, ठीक है। पहले हमने सेल्स रखनी है, फिर हमने मर्चेंडाइज रखनी है, लेकिन सेल्स के बाद मैंने कमीशन इनकम रख दिया। कमीशन इनकम किस तरीके से रखा है हमने, देखिए कमीशन इनकम मैंने इस तरीके से रखा है। देखें अर्नड कमीशन जो था वो था 3,500 का, अब अर्नड कमीशन जो रह गया वो 1,000 का रह गया। मैंने बताया कि अर्नड कमीशन ज़्यादा हो और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता दिया जाए कि भाई कम हो गया, इट्स मीन कि वो इनकम में चेंज होगी जो रिमेनिंग अमाउंट है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाई कि भाई 3,500 का अर्नड कमीशन था जो कि अब 1,000 का रह गया भाई, बाकी के जो 2,500 हैं वो इनकम में चेंज हो गए। सो हमने यहाँ पे कमीशन इनकम 2,500 से रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। सबसे पहले सेल्स रखी, फिर कमीशन इनकम रख दिएगा, फिर मर्चेंडाइज रख दिएगा। ये जो तरतीब है ना इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, नंबर वगैरह नहीं कटेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले सेल्स रखी, फिर मैंने कमीशन इनकम रखी, और बस ये है कि देखें कुछ कैलकुलेशंस हैं जो मैं यहाँ पे शो करना भूल गई हूँ, तो वो मैं फिर वीडियो के दौरान जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसलिए आप लोग भी ये कैलकुलेशन करना नहीं छोड़ेगा, हर चीज़ को जो है ना आपने शो करना है यहाँ पे कि ये अमाउंट मैंने इसलिए रखी, ये अमाउंट मैंने इस वजह से रखी है, डायरेक्ट नहीं रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कमीशन इनकम मैंने डायरेक्ट जो है वो 2500 की रख दी थी, फिर मैंने यहाँ पे बताया कि भाई ये 2500 इस वजह से लिखे हमने, ठीक है। तो सेल्स रखी, कमीशन इनकम रखी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रखी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद अब हम क्या है तमाम जो इनकम्स हैं उनको टोटल करेंगे। 2,62,000, 2,500, 60,000 को प्लस करा, एक्सपेंसिव रेवेन्यू समरी के नाम से क्रेडिट साइड पे शो कर दिया 3,24,500 टू क्लोज ऑल इनकम अकाउंट्स, ठीक है। थर्ड एंट्री कौन सी होती है भाई, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब हमने इनकम स्टेटमेंट तो बनाई नहीं है, हमें पता ही नहीं भाई जो मिस्टर इसाक हैं इनको लॉस हुआ है इस साल या प्रॉफिट हुआ है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। हमने देखा कि हमारी इनकम जो थी वो 3,24,500 थी, ठीक है, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो 3,33,450 हैं। इससे आपको क्या लग रहा है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं भाई, हमारी इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी कि 3,24,500 को मैं माइनस करूँगी 3,33,450 रुपीज़। अच्छा, कैलकुलेशन से पहले तो हम ये पता लगाए ना कि ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो देखा बिल्कुल साफ पता लग रहा है भाई एक्सपेंसेस ज़्यादा है, हमारी हमेशा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए और अखराजात कम होने चाहिए। अब यहाँ पे इनकम कम है, अखराजात ज़्यादा है, तो हमें लॉस हुआ है। लॉस को क्लोज करने की जो एंट्री होती है वो ये होती है कि कैपिटल डेबिट साइड पे जाता है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाता है। और हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट इनकम को
माइनस कर देना है एक्सपेंस या रेवेन्यू समरी अकाउंट एक्सपेंसेस का जो है। तो हमने दोनों अमाउंट को आपस में माइनस किया तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो आया 8,950 का, 8,950 रुपीज़ का हमारे पास डिफरेंस आया जो कि लॉस था, और हमने लॉस को क्लोज कर दिया। टू क्लोज नेट लॉस, ठीक है, टू क्लोज नेट लॉस। फोर्थ एंट्री कौन सी होती है यहाँ पे? ड्राइंग की। अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? सिंपल। अब लास्ट एंट्री जो होती है क्लोजिंग एंट्रीज की वो होती है ड्राइंग। ड्राइंग की हमेशा एंट्री क्या बनती है? ड्राइंग क्रेडिट होता है एंड कैपिटल डेबिट साइड पर होता है। अच्छा, अब ड्राइंग की अमाउंट में थोड़ी वो होगी, मतलब डायरेक्ट हम जो वो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से उठा के नहीं रख सकते। देखिए प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग जो दी हुई हिसाब की वो दी हुई 12,000 की, और एडजस्टमेंट के डेटा में भी एक ड्राइंग थी 1,000 की जो ये रिकॉर्ड करना भूल गए थे, लेकिन हम तो उसको करेंगे। तो अब जो ड्राइंग हो गई वो हो गई 13,000 की। इस तरीके से देखें एंट्री जो होगी वो तो सेम ही बनेगी कि ड्राइंग क्रेडिट कैपिटल डेबिट। बस यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके आप दिखाएंगे कि 12,000 की जो ड्राइंग थी वो तो हमारे सामने थी, लेकिन 1,000 की जो थी उसको हमने इग्नोर कर दिया था। एंड में जाके हमें पता चला, तो इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो टोटल हमारी जो ड्राइंगें हुए इस साल की वो है 13,000। टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, कैपिटल डेबिट हो गया एंड ड्राइंग क्रेडिट हो गई। दोनों ड्राइंग को हमने प्लस करा, टोटल ड्राइंग जो हुई इस साल की वही 13,000। टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट थी ड्राइंग की एंट्री, मतलब ड्राइंग में जो है इस तरह की कैलकुलेशन दिखानी थी। एंट्री तो बिल्कुल सेम ही है जैसे हम इजीली बनाते हैं क्लोजिंग एंट्रीज में, वैसी है। यूजुअली जो हम बनाते आए हैं कि ड्राइंग क्रेडिट कैपिटल डेबिट और दोनों अमाउंट प्लस करनी, कि 12,000 की जो थी वो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में थी एंड 1,000 की जो थी वो हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट से पता चली। तो टोटल जो इस साल ड्राइंग की है इसाक ने, मिस्टर इसाक ने, वो 13,000 की करी है। और ये हम क्लोज नरेशन बना देंगे टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। अब हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज ही बन गई, क्लोजिंग एंट्रीज ही बन गई। इसके बाद जो इसके आगे की रिक्वायरमेंट थी वो थी ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज किस तरीके से होती हैं? ओपनिंग एंट्रीज तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा। ओपनिंग एंट्रीज सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए जिस भी तरह की जो है ना वो एंट्रीज होती है ना, उसका जो फॉर्मेट होता है वो तो एक ही तरीके से होता है। डेट अगर हो तो डेट का कॉलम बनेगा, सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर का कॉलम बनेगा, फिर पर्टिकुलर का होता है, फिर पोस्टिंग रेफरेंस का होता है, फिर डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है। लेकिन ओपनिंग एंट्रीज में हम क्या करते हैं? ओपनिंग एंट्रीज में हम सारे एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज लेते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, देखिए ये बातें जो हैं छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि याद करनी है। देखें क्लोजिंग एंट्रीज जो होती हैं उसमें ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल इनकम्स होती हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जो है वो क्लोज किया जाता है, एंड ड्राइंग। इन चार चीज़ों के अलावा क्लोजिंग एंट्रीज में कोई और चीज़ जो है रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। ओपनिंग एंट्रीज में क्या होता है भाई? अब देखें हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एसेट्स होता है, एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है। देखें एसेट्स होता है, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ कि एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास, इनकम्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, एंड कैपिटल कह लें या इसे इक्विटी कह लें। ये 5 अकाउंट्स हमें पूरे अकाउंटिंग में मिलेंगे। इन्हीं 5 अकाउंट्स की जो है इन 5 अकाउंट्स पे ही बात हो रही होती पूरे अकाउंटिंग में, ठीक है। तो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल वो सब ओपनिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड होते हैं। एसेट्स हो गई, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। और क्लोजिंग एंट्रीज में सारे एक्सपेंसेस एंड सारी इनकम्स रिकॉर्ड होती हैं। नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्यों आ गया? क्योंकि एक्सपेंसेस एंड इनकम से हमें पता चलेगा कि मुनाफा कितना हुआ है, और फिर ड्राइंग भी जो है ना वो इसी का हिस्सा है। क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस में क्या होता है, हम कैपिटल को ही तो ड्राइव कर रहे होते हैं कि अगर नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्रेडिट साइड पर आता है, नेट लॉस अगर होता है तो कैपिटल कहाँ जाता है? डेबिट साइड पर। और ड्राइंग जब क्लोज हो रही होती है जब भी कैपिटल डेबिट साइड पर आता है। इसलिए क्लोजिंग एंट्रीज में हम नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग को भी जो है वो कंसिडर करते हैं। लेकिन ओपनिंग एंट्रीज में, ठीक है, और ओपनिंग एंट्रीज में हम एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल लेते हैं।
तो ये बातें याद रखनी है कि क्लोजिंग एंट्रीज में सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम्स रिकॉर्ड होंगी, उससे जो हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता चलेगा उसको भी क्लोज करेंगे एंड ड्राइंग भी क्लोज होगी। और ओपनिंग एंट्रीज में जस्ट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्रीज में आप लोग को पता चल गया है कि एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है एंड कैपिटल होता है। तो एसेट साइड जो होगी, एसेट्स जो होंगे वो सारे डेबिट साइड पर आएंगे, लायबिलिटीज जो है वो क्रेडिट साइड पर आएंगी, ठीक है, एंड कैपिटल भी उसी के साथ क्रेडिट साइड पर आएगा। यहाँ पे अलग अलग एंट्री नहीं बनेगी और किस तरीके से वो पूरी एक एंट्री बनेगी वो ऐसे बनेगी। अब देखें, इस कंपनी के जो मिस्टर इसहाक है, इनकी कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, करंट एसेट हो या फिक्स एसेट हो, वो सब डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैश था 40,000 का, हमने 40,000 का यहाँ पे कैश लिख दिया, ठीक है। उसके बाद था अकाउंट रिसीवेबल 50,500 का, हम जस्ट अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे 50,500 का। यहाँ से कोई अलाउंस वगैरह माइनस नहीं होगा, अलाउंस क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से कोई अलाउंसेस नहीं, फिक्स एसेट हो या अकाउंट रिसीवेबल हो, उसके जो अलाउंसेस होंगे वो डेबिट साइड पे अलग उसी अमाउंट से शो होंगे। यहाँ पे हमें बस अलाउंसेस क्या होगा, लेस करके नहीं दिखाना, उन अलाउंस को हमने क्रेडिट साइड पे शो करना है, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल 50,500 का हमने ऐसे ही शो कर दिया। उसके बाद जो हमारे एसेट्स थे, सारे एसेट्स लेंगे आप, ठीक है। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस है 6,000 का, लेकिन अब प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,500 का। तो यहाँ पर हमने लिखा कि प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 का था, उसमें से 4,500 का जो है वो एक्सपेंस में चेंज हो गया है। अब जो हमारा प्रीपेड बचा है वो 1,500 का बचा है, ठीक है। इसके बाद जो थी वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लिखी जाती है क्योंकि एंडिंग जो है वो एसेट्स है हमारा 60,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 60,000। इसके बाद देखते हैं और कोई तो एसेट्स नहीं है, हमने कैश ले लिया, अकाउंट रिसीवेबल ले लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस ले लिया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग ले ली। अब है ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 का, हमने यहाँ पे लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो और देख लेते हैं कि भाई और कोई एसेट्स वगैरह तो नहीं, करंट एसेट और फिक्स एसेट और सारे एसेट्स हम पिक करेंगे, कोई एसेट अब नहीं है। तो हमने क्या करे, बस कोई टोटल वोटल नहीं करना, बस हमने यहाँ पे स्टॉप कर दी कि भाई ये एसेट्स हो गए। अब एसेट्स के बाद क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और क्रेडिट साइड पे हम लायबिलिटीज से जो है वो एंट्रीज रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर देंगे। तो लायबिलिटीज भी करंट हो, फिक्स, लॉन्ग टर्म हो, सारी लेंगे। तो करंट लायबिलिटी में एक अकाउंट पेबल था, नोट्स पेबल था 40,000 20,000, अकाउंट पेबल 40,000, नोट्स पेबल 20,000। इसके बाद अर्नड कमीशन, देखिए अर्नड कमीशन 3,500 का था, लेकिन अब जो रह गया है वो 1,000 का रह गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई अर्नड कमीशन की कि 3,500 का था, जिसमें से 2,500 का जो है इनकम में चेंज हो गया। अब जो अर्नड कमीशन बचा है वो बचा है 1,000 का, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमारी लायबिलिटीज जो है वो कंप्लीट हो गई, अब कोई लायबिलिटी नहीं है, ना ही लॉन्ग टर्म है ना ही कोई करंट लायबिलिटी है, 3 बस करंट लायबिलिटीज थी जो कि हमने रिकॉर्ड कर ली। लायबिलिटी के बाद जो है हम डायरेक्ट इक्विटी पे नहीं आएंगे, ठीक है। हमने एसेट्स लिख लिए, लायबिलिटी ले ली, अब बचा कैपिटल, लेकिन डायरेक्ट कैपिटल पे जाने से पहले जो हम क्या करेंगे, अगर कोई अलाउंसेस है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, सो यहाँ पर सिर्फ अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स था जो कि 12,950 रुपीज़ का था। हमने यहाँ पे अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स लिखे 12,950 रुपीज़ क्रेडिट साइड पे लिख दिया। भाई इसका ध्यान रखिएगा कि अलाउंसेस को माइनस नहीं करिएगा, आप उसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे उसी की अमाउंट के साथ। जैसे आपने अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की अमाउंट की थी 12,950, हमने उसी अमाउंट से जो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होता मैं उसको भी यही रिकॉर्ड करती, ठीक है। तो एसेट्स रखेंगे आप, लायबिलिटीज रखेंगे, लायबिलिटीज के बाद अगर कोई अलाउंसेस होंगे तो वो रखेंगे, अगर कोई अलाउंसेस नहीं है तो फिर आप कैपिटल पे आ जाएंगे। सो यहाँ पर मेरी एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गए, अलाउंस लिख दिया। कैपिटल किस तरीके से लिखा मैंने, जैसे कि कैपिटल हम इस तरीके से लिखेंगे बिल्कुल एक्चुअल, जो अब इनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बाकी है हम वो कैपिटल लिखेंगे। सो कैपिटल जो था मिस्टर इसाक का वो 1,50,000 था, हमने ब्रैकेट में लिखा 1,50,000। अब हमने लिखा 13,000 ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग की वजह से डेबिट साइड पर आया 13। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्रेडिट साइड पे, अब जहाँ जहाँ कैपिटल क्रेडिट पे होगा वो ऐड होगा और जहाँ जहाँ कैपिटल डेबिट होगा वो प्लस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो एडजस्टिंग एंट्री में तो कहीं कैपिटल नहीं आ रहा, लेकिन क्लोजिंग एंट्री में हमने देखा कि कैपिटल डेबिट साइड पर आया क्योंकि लॉस हुआ 8,950 का, एंड कैपिटल यहाँ पे डेबिट साइड पे अगेन आया 13,000 का क्योंकि ड्राइंग हुई है। तो ये दोनों अमाउंट्स जो यहाँ से माइनस होंगी, माइनस 13,000 माइनस 8,950 रुपीज़ की 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी,
13,000 का जो है वो इन्वेस्ट मतलब पैसे जो है वो निकाले गए हैं कोई गुड्स वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, और 8,950 का जो है वो लॉस हुआ है। तो कैपिटल में से हमेशा ड्राइंग को लेस किया जाता है, नेट लॉस को भी लेस किया जाता है और नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाता है। तो 1,50,000 में से हमने माइनस कर दी 13,000, ठीक है, और यहाँ पर नेट लॉस था वो भी माइनस हो गया 8,950 का। तो अब कैपिटल जो बचा एंडेड वो बचा 1,28,050 रुपीज़ का। बस यहाँ पे क्लोजिंग मतलब स्टॉप हो गई। बस हमने सारे एसेट्स रिकॉर्ड करने हैं, सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड करी, उसके साथ अगर कोई अलाउंस गिवन है क्वेश्चन में तो वो अलाउंस हमने रिकॉर्ड करा। उसके बाद कैपिटल भी सारी कैलकुलेशन करने के बाद कि उसमें ड्राइंग को लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर देंगे, नेट लॉस है तो उसको लेस कर देंगे, तो जो एक्चुअल अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और एक नरेशन बना देंगे टू ओपन एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट्स। सिंपल है, ओपनिंग एंट्रीज तो बहुत ही ईजी है। ये आपकी ओपनिंग एंट्रीज बन गई हैं। अब हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो थी इनकम स्टेटमेंट एंड थर्ड रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है भाई, सबसे पहले सेल्स रखी हमने। सेल्स हमारे पास जो थी देखा जाए तो 2,62,000 की हमने सेल्स रखी, 2,62,000 की लेस करा सेल्स डिस्काउंट क्योंकि हमारे पास 3,000 का यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट था। हमने यहाँ पे 3,000 का सेल्स डिस्काउंट माइनस किया। उसके बाद जब 2,62,000 में से हमने 3,000 को माइनस किया, नेट सेल्स हमारे पास आई 2,59,000, 2,90, ठीक है, 2,59,000 की नेट सेल्स आ गई। अब हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मर्चेंडाइज ओपनिंग रखते हैं। मर्चेंडाइज ओपनिंग यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी 42,000 की। आपने यहाँ पे मर्चेंडाइज लिखी ओपनिंग 42,000 की, उसमें ऐड करेंगे परचेजेस यहाँ पे जो थी देखा जाए तो 1,20,000 की थी। हमने यहाँ पे परचेजेस लिखे 1,20,000 लिख दी। अब हमने लेस करी उससे ड्राइंग आप देखेंगे भाई, आप सोचेंगे कि भाई ड्राइंग तो हम कभी भी लेस ही नहीं करते परचेजेस में, अब क्यों लेस कर रहे हैं भाई, क्योंकि परचेजेस जो की थी 1,20,000 की, उसमें से 1,000 जो है वो अपने घर ले गए। प्राइवेट यूज ये होता है कि बिजनेस की कोई चीज़ जो है वो अपने घर ले जाएं, ठीक है, तो इसलिए ये 1,000 जो है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करी परचेज 1,20,000 की, लेस करी ड्राइंग, क्योंकि जब हमने यहाँ पे ड्राइंग की जो हमें एडजस्टमेंट दी गई थी, ठीक है, और उसकी हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, तो परचेजेस क्रेडिट साइड पर आया था 1,000 का। परचेजेस की नेचर डेबिट है, आगे चल के परचेजेस कहीं भी क्रेडिट साइड पर आएगी तो वो हम माइनस करेंगे, इसलिए ये 1,000 हम माइनस कर रहे हैं। सो परचेजेस हमने लिखी है 1,20,000 की, लेस करी ड्राइंग जो हुई थी परचेजेस से 1,01,000 की, 1,20,000 को लेस करा 1,000 से, सो हमारी परचेजेस आई 1,19,000। 1,19,000 में हमने ऐड करा गैरेज इन जो कि यहाँ पर 8,000 का दिया गया था। हमने गैरेज इन ऐड करा 8,000 का, 1,19,000 में 8,000 हम ऐड करेंगे तो नेट परचेजेस आई 1,27,000 की। यहाँ पे कोई परचेज रिटर्न, कोई परचेज डिस्काउंट वगैरह नहीं था, बस हमने परचेजेस लिखी, जो ड्राइंग में हुई परचेजेस उसको लेस किया तो 1,19,000 है, फिर 8,000 गैरेज इनके ऐड करें तो नेट परचेजेस आई 1,27,000। अब नेट परचेजेस को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में हम ऐड कर देंगे तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आया हमारे पास 1,69,000 का। अब उसमें हमने लेस करा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग जो 31 दिसंबर की थी, जो कि 60,000 की थी, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में गिवन थी। हमने यहाँ पे 1,20,000 से वो 60,000 से जो है वो यहाँ पे लेस करी। 1,69,000 क्या था, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्या थी हमारी 60,000। जब दोनों अमाउंट्स को आपस में माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हमारे पास 1,09,000 का, ठीक है। अब हमने नेट सेल्स से एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,50,000 का। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा 1,50,000 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमने हेडिंग डाली लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले हम देखे हैं भाई एक्सपेंसेस, तो सबसे पहले यहाँ पर आया यूटिलिटी एक्सपेंस 25,000 का, यूटिलिटी एक्सपेंस 25,000 का। फिर आया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 34,000 का, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 34,000 का। फिर आया सैलरीज एक्सपेंस 40,000 का, सैलरीज एक्सपेंस 40,000। फिर आया रेंट एक्सपेंस 45,000,
रेंट एक्सपेंस 45,000। आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट अमाउंट क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया, सैलरीज एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया। इन चारों के कोई सेम अकाउंट जो है वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में नहीं दी गए, बस यही जो है वो एक्सपेंसिस हैं। तो यूटिलिटी एक्सपेंस 25,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो 34,000, सैलरीज एक्सपेंस 40,000, रेंट एक्सपेंस 45,000। अब अगर देखा जाए तो हमारे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस जो हैं वो खत्म हो गए हैं। अब हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमारे पास जो था वो बेड डेप एक्सपेंस था, जो कि इंक्रीज हुआ 12,950 रुपीज़ से। बेड डेप एक्सपेंस 12,950 रुपीज़। इसके बाद है इंश्योरेंस इज प्रीपेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1,500। प्रीपेड इंश्योरेंस जो था वो 6,000 का था, अब बचा 1,500 का। रिमेनिंग अमाउंट हमारी एक्सपेंस में चेंज हो गई है। सो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख के और यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दी कि 6,000 का हमारा प्रीपेड था, अब 1,500 का बाकी है। 4,500 का जो प्रीपेड है वो एक्सपेंस में चेंज हो गया, ठीक है। प्रीपेड ज़्यादा था, अब कम हो गया, तो बाकी की अमाउंट गायब तो नहीं हुई, वो एक्सपेंस में चेंज हो गई। और वो जो अमाउंट थी वो 4,500 की थी, जो कि इंश्योरेंस एक्सपेंस करके हमने 4,500 यहाँ पे शो कर दिया। ऑल एक्सपेंसेस जो है, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। अगर देखा जाए तो कोई एक्सपेंसेस नहीं बचे हमारे, ठीक है। अब हम टोटल कर लेंगे 25,000, 34,000, 40,000, 45,000, 12,950 रुपीज़, 4,500। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए हमारे 1,61,450 रुपीज़। अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो था हमारा देखा जाए, सो ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा 1,50,000। जब हमने लेस करा उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,61,450 रुपीज़ से, सो हमारा आया लॉस फ्रॉम ऑपरेशन 11,450 रुपीज़, क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 1.5 लाख है और हमारे एक्सपेंसेस जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा हैं, 1,61,450 रुपीज़ के हैं। सो हमारे पास लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आया 11,450 रुपीज़ का। अब यहाँ पे इनकम भी है, इसलिए हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिख सकते, ये होगा लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम में हमारे पास सिर्फ एक ही थी, जो कि यहाँ पर एडजस्टमेंट दी गई थी अर्न कमीशन की। देखें, अर्न कमीशन था हमारे पास 3,500 का। अब अर्न कमीशन उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ 1,000 का रह गया, तो इट्स मीन जो 2,500 है वो हमारे इनकम में चेंज हो गया। सो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करके दिखाई, ठीक है, कि 3,500 का जो था वो अर्न कमीशन था। अब अर्न जो रह गया है वो सिर्फ 1,000 का रह गया, तो बाकी की अमाउंट कहाँ गायब हो गई? नहीं गई, वो जो बाकी की अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो इनकम में चेंज हुई। तो इस साल कमीशन इनकम कितनी है हमारी? 2,500 की। इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे, कमीशन इनकम हमें पता चल जाएगी जो कि 2,500 की है। अब आपने कैलकुलेटर में क्या करा, माइनस का 11,450 रुपीज़ एंड प्लस का 2,500, तो आपके पास माइनस में आएंगे 8,950 रुपीज़, जो कि आपके पास नेट लॉस आएगा। और आप ये चेक कर सकते हैं कि ये नेट लॉस और क्लोजिंग एंट्रीज में जो हमने नेट लॉस वो रिकॉर्ड किया है, जो क्लोज किया है, वो सेम है और हमेशा सेम ही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जो है वो कम्प्लीटली बन गई है और हमें नेट लॉस हुआ है 8,950 रुपीज़ का। अब लास्ट इसकी रिक्वायर्ड है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट, उसका पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करा, एसेट्स, लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़। सबसे पहले हम लिखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश था 40,000। उसके बाद हमने लिखा अकाउंट रिसीवेबल 50,500। अकाउंट रिसीवेबल 50,500 का था, लेस करेंगे अलाउंस, जो कि अलाउंस जो था हमारे पास वो था 12,950 रुपीज़ का। हमने यहाँ से लेस करा अलाउंस 12,950 रुपीज़। 50,500 से हमने 12,950 रुपीज़ जब माइनस करे तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आया 37,550 रुपीज़ का। इसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स जो हैं वो है प्रीपेड इंश्योरेंस, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 का था, लेकिन अब जो बचा वो 1,500 का बचा है। सो यहाँ पर कैसे 1,500 का हो गया? सो हमने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 का था, लेस कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस से। अगर प्रीपेड इंश्योरेंस से जो है वो लेस, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस से लेस हो रहा है, इट्स मीन कि वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है अपने सेम अकाउंट से लेस हो रहा है, इट्स मीन कि ये क्या है? एक्सपेंस है 4,500 का। तो 6,000 का प्रीपेड था, 4,500 उसमें से एक्सपेंस हो गया, अब बचा
1500 का। सो हमने यहाँ पे 1500 रिकॉर्ड कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद यहाँ पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि हम ओपनिंग नहीं लेते हैं, एंडिंग लेते हैं 60,000 की, हमने यहाँ पे 60,000 लिख दी है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 60,000। अगर हमारे पास एंडिंग नहीं है सो यहाँ पर फिर हम कंसिडर करेंगे ओपनिंग, अगर एंडिंग है तो हम एंडिंग लिखेंगे। और ये रूल सिर्फ बैलेंस शीट में जो है फॉलो होगा कि अगर एंडिंग नहीं है तो यहाँ बैलेंस शीट में जो है वो ओपनिंग लिख दी जाएगी, लेकिन अगर एंडिंग है क्वेश्चन में तो एंडिंग ही आएगी। और एंडिंग यहाँ पे थी 60,000 की, हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमारे करंट एसेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 40,000, 37,550 रुपीज़, 1500, 60,000। टोटल करंट एसेट्स हमारे पास आया 1,39,050 रुपीज़। अब हमने फिक्स एसेट्स की हेडिंग डाली। फिक्स एसेट में सिर्फ एक ही था हमारे पास, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट की जो अमाउंट थी वो थी 50,000। सो ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट सिर्फ 50,000 की थी और कोई अलाउंस वगैरह नहीं दिया था, ना एडजस्टमेंट के डेटा में, ना प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में। तो हमने क्या करा, बस ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट लिखी 50,000 और टोटल फिक्स एसेट लिख के वही अमाउंट जो है वो नीचे उतार ली 50,000 की, कि फिक्स एसेट वह 50,000 के थे। तो टोटल करंट एसेट में टोटल फिक्स एसेट को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे 1,89,050 रुपीज़। अब टोटल इक्विटीज़ भी इतनी ही आनी चाहिए। आए देखते हैं इतनी आती है या नहीं आती। अगर नहीं आएंगी तो बैलेंस शीट हमारी ठीक नहीं है, अगर आ गई तो बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़, करंट लायबिलिटीज़ लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अकाउंट पेबल है 40,000 और नोट्स पेबल है 20,000। अकाउंट पेबल 40,000, नोट्स पेबल 20,000। इसके बाद एक लायबिलिटी और है अर्न एंड कमीशन की, लेकिन अर्न एंड कमीशन 3,500 का था, लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं सिर्फ 1,000 का रह गया, सिर्फ 1,000 का रह गया। सो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये कैसे रह गया। अर्न एंड कमीशन 3,500 लेस अर्न एंड कमीशन। जब अर्न एंड कमीशन अपने सेम अकाउंट से माइनस हो रहा है, इट्स मीन कि वो इनकम में चेंज हो गया है। तो हमने क्या करा कि भाई अर्न एंड कमीशन लिखा 3,500 का, लेस कर दिया अर्न एंड कमीशन 2,500 का जो कि इनकम में चेंज हो गया है। तो 3,500 का अर्न एंड था, 2,500 का जो है वो इनकम में चेंज हो गया। अब जो अर्न एंड बचा वो बचा 1,000 का। सो हमारी करंट लायबिलिटीज़ कम्प्लीटली रिकॉर्ड हो गई हैं। 40,000, 20,000, 1,000। टोटल करंट लायबिलिटीज़ हो गई 61,000 की। कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट ऑनर सिक्योरिटी की हेडिंग डालेंगे। ऑनर सिक्योरिटी में सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल था हमारा 1,50,000 का, हमने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया 1,50,000 का। उसमें हमने लेस करी ड्राइंग। ड्राइंग हमने किस तरीके से लेस करी कि 12,000 की यहाँ पर थी और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी दी गई थी 1,000 की, ठीक है। तो हमने दोनों को प्लस करके फिर माइनस करा। तो लेस ड्राइंग 12,000 की पहले थी, 1,000 की और हमारे सामने आई, तो टोटल जो ड्राइंग हुई वो 13,000 की हुई थी। 1,50,000 में से 13,000 माइनस करे, कैपिटल हमारा बचा 1,37,000 का। अब 1,37,000 में हम क्या करेंगे, नेट लॉस को लेस करेंगे। नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, यहाँ नेट लॉस है तो यहाँ पर लेस होगा, लेस नेट लॉस 8,950 रुपीज़। 1,37,000 में से लेस हुए 8,950 रुपीज़। टोटल ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास आई 1,28,050 रुपीज़। टोटल करंट लायबिलिटीज़ में टोटल ऑनर सिक्योरिटी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इक्विटीज आएगी 1,89,050 रुपीज़। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपकी टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटीज सेम है। इट्स मीन कि हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे एक नई चीज़ मांगी गई थी जो कि ओपनिंग एंट्रीज थी, बहुत ईजी थी, आप लोग को समझ आ गई होंगी, ठीक है, और बहुत इजी है। अगर देखा जाए तो एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग से ज़्यादा इजी जो है वो ओपनिंग एंट्रीज हैं, जो कि फर्स्ट टाइम हम लोग के पास आई हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पे कुछ 5 रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री थी, क्लोजिंग एंट्री थी, ओपनिंग एंट्री थी, इनकम स्टेटमेंट थी, बैलेंस शीट थी। हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, ठीक है। कैलकुलेशन करना है इस तरीके से नहीं भूलिएगा, कैलकुलेशन हर तरह की कंप्यूटेशन जो है वो शो करनी होगी, चाहे एंट्रीज हो, चाहे आप बैलेंस शीट बना रहे हो, चाहे आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो। अगर स्पेस नहीं है आपके पास तो फिर आप स्किप कर दें, लेकिन अगर स्पेस वगैरह है तो आप फिर सारी कंप्यूटेशन जो है वो शो करें। स्पेस वगैरह की जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ एंट्रीज में, ठीक है ना, कि एंट्रीज में अगर स्पेस वगैरह नहीं है तो चलें आप स्किप कर दें, लेकिन इस तरीके से आपके पास स्पेस है तो आप प्लीज़ कंप्यूटेशन लाजमी दिखाइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है।